गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट सब बच्चों से कि चैट से अपना हाथ हटा लें। इनफैक्ट अपने जहाँ पे भी आप देख रहे हैं वहाँ पे चैट को डिसेबल कर दें। ठीक है, प्लीज़ डिसेबल योर चैट। और तभी चैट का यूज़ करें जब आपको डाउट पूछना। ओके, चलिए। सुबह सुबह दो बच्चों ने लेक्चर शुरू होने से पहले ही डिसलाइक भी कर दिया। सही है यार, सुन तो लेते डिसलाइक करने से पहले। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ऑलराइट, सो एक छोटी सी चीज़ थी, चैनल को आप यदि सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो यदि कभी जैसे पिछली बार हमें चेंज करना पड़ा था टाइम, तो यदि हमें टाइम चेंज करना पड़ा तो आपको पता पड़ जाएगा। ओके, अगेन प्लीज़ चैट से दूर रखिए अपने हाथ। डोंट चैट, नो लाइक डिसलाइक भी नहीं चाहिए, कुछ भी। ऑलराइट, ओके। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम थी तो वो रिजॉल्व हो गई हैं। बाकी यहाँ पे लिंक्स भी आ गए हैं आपके, ऑलराइट, ताकि आप जो हैं इजीली दूसरे जो चैनल है अपना टेलीग्राम, उस पर जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं, एक बार याद दिला दूँ मैं आपको। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, इमेज की डेफिनेशन, ऑलराइट, इवेंट क्या होता है, और फिर उसके बाद अपन ने रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज लिखा था। ओके, कितने बच्चों ने ये डेफिनेशंस 10-10 बार लिखी सारी? अब आप चैट पे लिख सकते हैं जिन्होंने लिखी है। यस सर, कितने लोगों ने लिखी है डेफिनेशन सारी की सारी 10-10 बार? ओके, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। इतने बच्चों ने यदि लिखी है डेफिनेशन तो आई एम अज्यूमिंग आपको याद हो गई होगी। ओके, तो अब जब कभी ज़रूरत पड़ेगी हमारे को तो हम नाम से नहीं सोचेंगे, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये नाम से नहीं सोचेंगे। किससे सोचेंगे? डेफिनेशन से सोचेंगे। ठीक है, हमेशा रियल वर्चुअल नाम से नहीं सोचना है, डेफिनेशन से सोचना है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने एक वर्ड बोला था, इवेंट। राइट, तो इवेंट क्या था? व्हेनेवर रे चेंजेस इट्स पाथ वी कॉल इट एन इवेंट। राइट, यही बोला था हमने, व्हेनेवर रे चेंजेस इट्स पाथ वी कॉल इट एन इवेंट। तो दो तरह के इवेंट हमको देखने को मिलते हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग आगे की पढ़ाई किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा मैं आपके दिमाग में मैप बना देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे जो हैं, पिछली क्लास में मैं देख रहा था सर कोर्स कब क्या होगा, ये वो 25 ऐसी चीज़ें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है जो हम पढ़ रहे थे उससे, लेकिन फिर भी दिमाग में किसी तरह की शंका नहीं रहे, इसलिए मैं आपको एक पूरा मैप बता देता हूँ अपन कैसे पढ़ रहे होंगे। ओके, हम रिफ्लेक्शन जब शुरू करेंगे तो इसके लॉस पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्शन के दो टुकड़े करेंगे। एक टुकड़ा होगा प्लेन रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत छोटा होगा। ऑलराइट, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा होता है ये अब किसी भी एग्जाम में, ना मेंस में ना एडवांस में, कहीं नहीं पूछा जाता। ठीक है, दूसरा टुकड़ा होगा स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। इसके ऊपर सवाल तो कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन हम सबसे ज़्यादा पढ़ाई इसी में कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी रे डायग्राम बनाना होगा, जितने भी टर्मिनोलॉजी होगी और आगे की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की
वो स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में ही इंट्रोड्यूस होगी। रिफ्रैक्शन में अगेन सबसे पहले तो लॉज ही आएंगे बच्चों, फिर क्या आएगा, फिर प्लेन रिफ्रैक्शन आएगा, ऑलराइट, फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन आता है, और इसमें एक और चीज आती है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम सुनेंगे तो रिफ्लेक्शन है, पर पढ़ेंगे कहां पे, रिफ्रैक्शन में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और बिल्कुल लास्ट में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं बच्चों वो बनते हैं लेंस पे, ओके। ये सबसे हैवी टॉपिक है एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड, ऑलराइट। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे वो लेंस पे बनते हैं जेईई के अंदर, ऑलराइट। लेकिन हम इस तरह से इसको फॉलो करेंगे लेंस को कि हम स्फेरिकल रिफ्रैक्शन से इसको रिलेट करेंगे। इनफैक्ट इस पूरे में आप देखेंगे तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होगा। दूसरी चीज़, हम इसको जरूरी नहीं है बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, एज इन हम थोड़ा प्लेन रिफ्लेक्शन पढ़ के हो सकता है थोड़ा स्फेरिकल पढ़े, और स्फेरिकल में ऐसे फॉर्मूले सीख लें जिससे हमारे से प्लेन रिफ्लेक्शन के सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हो। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हम लोग जाएंगे। आगे जाके जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे हमको मालूम पड़ेगा सवालों के अंदर कुछ में स्फेरिकल रिफ्रैक्शन भी लग रहा है और स्फेरिकल रिफ्लेक्शन भी लग रहा है, और कभी लेंस के साथ में प्लेन रिफ्लेक्शन लग रहा है। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी ये सब चीज़ें एक दूसरे में मिक्स होती जाएंगी। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर रखें, उनमें हम किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रखें, और जो डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई थी आप पूरी तरह से उन डेफिनेशंस को फॉलो करें। नहीं तो कई बार क्या होता है अपन नाम सुनते हैं रियल इमेज, तो अपन डेफिनेशन याद करने के लिए दिमाग पे थोड़ा जोर ज़्यादा लगता है, तो अपन कहते हैं कौन पीछे तक जाए डेफिनेशन याद करे, इसकी बजाय जो है अपन अच्छा रियल मतलब असली होता है ना यार, छोड़ो ना क्यों दिमाग लगाना। तो फिर गलतियां होंगी जब अपन आगे के टॉपिक्स पे पहुंचेंगे। तो ये है बेटा पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मैप। और अभी हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा ये पढ़ेंगे थोड़ा ये पढ़ेंगे, दोनों को रिलेट भी करेंगे, और हो सकता है यहाँ पर अपन कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लें जिससे इधर फायदा हो रहा। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, उसके लॉज, फिर थोड़ा सा यहाँ पर मैं सीक्वेंस में शायद स्फेरिकल रिफ्रैक्शन पहले ले लूँगा क्योंकि उसके फॉर्मूले इधर भी लग जाते हैं, ऑलराइट। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा स्फेरिकल के फॉर्मूले कैसे लग जाएंगे, मैं बताऊँगा। फिर हम लोग जो है प्लेन रिफ्रैक्शन, TIR, ये तीनों ख़त्म करके, और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे इवेंट्स बाय इवेंट वाली चीज़, और फिर हम लोग लास्ट में सबसे बड़ा टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं लेंस, उस पर जाएंगे। तो आई होप सबको क्लियर होगा हमारा मैप, इसमें कोई डाउट्स पूछने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ चैटिंग मत करिए। शशांक थोड़ा सा बच्चों को बार बार याद दिलाते रहें कि वो अपना चैटिंग विंडो बंद रखें, खोल के ही ना रखें चैटिंग विंडो को। कॉपी और पेन, ये दो चीज़ें यदि आप चलाएंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप घर पे बैठे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप हमसे सीधे सामने बैठ के पढ़ रहे। लेकिन शर्त यह है कि चैटिंग विंडो बंद रखेंगे और कॉपी और पेन चलाएंगे, ऑलराइट। मीनवाइल मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं उसकी बजाय उससे पहले यदि आपको कोई डाउट अभी भी रह गया हो पिछली क्लास से, तो बेस्ट रहेगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछें, क्योंकि वहाँ पे आसान पड़ेगा जवाब देना। यदि हमें लगेगा कोई डाउट उधर ज़्यादा आया है तो मैं उसको अगले लेक्चर में इंक्लूड कर लूँगा, या उसका मैं अलग से छोटा सा वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगा हेडिंग के साथ में, तो आप वहाँ डाउट पूछ सकते हैं। तो मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोगों ने अब तक ये सारा मैप कॉपी कर लिया होगा। टेलीग्राम लिंक हम लगा देंगे यदि अभी तक नहीं लगाए तो, ऑलराइट। बाय द टाइम दिस लेक्चर एंड्स, शुभम विल एड इट।
शशांक प्लीज मेक श्योर कि टेलीग्राम लिंक लग जाए. ओके चल, लेक्चर के बाद में शशांक मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ. अगेन कुछ बच्चे वापस से चैटिंग शुरू कर दिए रादर देन कंसंट्रेटिंग. ओके, TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, अभी यू डोंट नीड इट, वो जब पढ़ेंगे तो अपने आप पता पड़ जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ मैप सो यू नो कि क्या क्या पढ़ेंगे. ओके, सो रिफ्लेक्शन. व्हेन डज रिफ्लेक्शन हैपेंस? रिफ्लेक्शन कब होता है? सबसे पहला सवाल ये है, when does reflection takes place? The answer is whenever ray encounters a different medium. मीडियम क्या होता है? थोड़ा बहुत आप लोगों को याद हो तो अपन एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते थे, μ2 μ1. हालांकि इसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट रिफ्रैक्शन में ज़रूरत पड़ेगी. फिलहाल वी डोंट नीड इट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोगों को जो थोड़ा बहुत 9th-10th का हो यदि याद आ जाए तो अच्छा रहता है. डिफरेंट मीडियम मतलब कि लाइट जा रही है पानी की तरफ, मतलब पानी में, और राइट, और एयर की बाउंड्री पे पहुंच जाती है तो डिफरेंट मीडियम. हवा में जा रही है पानी की तरफ तो डिफरेंट मीडियम जब वो पानी की बाउंड्री पे पहुंच जाती है, और राइट. या फिर लाइट जा रही है और ये इधर सामने मिरर है, मिरर मेटल का बना हुआ है तो इट एनकाउंटर्स अ डिफरेंट मीडियम. तो व्हेनेवर लाइट एनकाउंटर्स अ डिफरेंट मीडियम, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. ये आप जरूर लिख लीजिएगा. व्हेनेवर लाइट एनकाउंटर्स अ डिफरेंट मीडियम, रिफ्लेक्शन takes place. Whenever light encounters different medium, reflection takes place. ऐसे करके हम चित्र बना देते हैं. क्या हमने ये बोला कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं बोला. The truth of the matter is this. थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि whenever light encounters a different medium, actually both phenomena takes place, right? Both phenomena takes place. दूसरे मीडियम में जब वो चली जाती है तो उसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन, और जब इस मीडियम में वापस आ जाती है कुछ लाइट की एनर्जी तो उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन. लेट मी मेक इट फर्दर क्लियर. ये लाइट एनर्जी आई, कुछ पार्ट चला गया दूसरे मीडियम में, उसको हमने बोल दिया फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी आ गया वापस इसी मीडियम में, इस फिनोमेना को हमने बोल दिया रिफ्लेक्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ फिनोमेना आर टेकिंग प्लेस. Most of the time both phenomena are taking place, but depending on the problem, depending on the situation, हम लोग एक समय पे एक फिनोमेना को ही मेजर तरीके से पढ़ रहे होते. जैसे कि मान लीजिए हमें सुबह उठ के अपनी शक्ल देख के तैयार होने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, तो हम कोई ऐसी वस्तु लेना चाहेंगे, ऐसी चीज़ लेना चाहेंगे जहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ज़्यादा से ज़्यादा हो. ऑलराइट, यदि हमको जैसे कि चाहिए कि उधर से हम बाहर देख तो सके पर बाहर के मौसम का असर कम हो, मतलब कि लाइट अंदर तो आए पर बाकी चीज़ें ना आए, तो हम चाहेंगे कि भाई रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ज़्यादा से ज़्यादा हो. तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के हिसाब से हम अपना मटेरियल चूज कर लेते हैं. यदि हमको अपनी शक्ल देखने के लिए चाहिए मटेरियल तो हम रिफ्लेक्शन वाला मटेरियल यूज़ कर लेते हैं. यदि हमको मटेरियल चाहिए जिससे कि दूसरी तरफ से लाइट को हम दूसरी तरफ क्या हो रहा है देख सके विदाउट
टेकिंग बाहर का एनवायरनमेंट का असर, तो हम लोग रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के हिसाब से चीजें बना लेते हैं। तो इस तरह से जब भी लाइट एनर्जी किसी भी दो मीडियम की बाउंड्री पे आएगी तो दोनों फिनोमेना होंगे, रिफ्रैक्शन का भी और रिफ्लेक्शन का भी। लेकिन हम लोग एक समय पर एक फिनोमेना को ज्यादा एम्फेसिस के साथ पढ़ रहे होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहां तक किसी को डाउट हो तो आप अपनी चैट विंडो में डाउट लिख सकते हैं, नहीं तो जो समझाया उसको कॉपी में लिख लीजिए। बस यही लिखना है कि whenever light rays encounter a different medium, both phenomena takes place, रिफ्रैक्शन भी और रिफ्लेक्शन भी। रिफ्रैक्शन क्या होता है? एनर्जी का दूसरे मीडियम में जाना, और रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट एनर्जी का उसी मीडियम में वापस आ जाना। यू कैन अंडरस्टैंड इट फर्दर लाइक दिस कि मान लीजिए यहाँ पे 100 यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट आई, तो कुछ यूनिट ऑफ एनर्जी मे बी 70 एनर्जी इधर आ गई, 30 एनर्जी यूनिट उधर चली गई, समथिंग लाइक दैट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स। फनी जैन, किसी को डाउट आया नहीं अभी तक। मैंने पूछा शुड वी रीड एचसी फॉर दिस चैप्टर? यस, आप एचसी भी पढ़ सकते हैं इस चैप्टर की। व्हेनेवर लाइट एनकाउंटर्स अ डिफरेंट मीडियम, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ हैपेंस। सर व्हाई रिफ्रैक्शन टेक्स लेस यूनिट? नहीं, ऐसा नहीं है। दिस में भी हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन यूज ये 10 हो जाए, ये 90 हो जाए, वो डिपेंड करता है आपने शक्ल देखनी है या दूसरी तरफ देखना है। ओके, ये मिरर में भी रिफ्रैक्शन होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अथर्व सेन, बोथ टेक्स प्लेस, बोथ थिंग्स टेक्स प्लेस, लेकिन मिरर में हम चाहेंगे कि 90% या 70% ये हो, ऑलराइट। और यदि हमको दूसरी तरफ देखना है तो हम ये फिनोमेना ज्यादा चाहेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, होती दोनों चीजें। मिरर में भी बहुत हल्का सा रिफ्रैक्शन होता है, लाइट थोड़ी सी दूसरी तरफ भी जाती है। सो ज्यादा डाउट्स है नहीं। लेट्स कंटिन्यू देन फर्दर। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Laws of reflection. So what are laws of reflection? There are two laws of reflection. First law, which is not that obvious but it is still very important. It says, सब लोग लिखिएगा, चैट से अपना हाथ दूर, कॉपी पेन लिखिएगा प्लीज। ऑलराइट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Now reflected ray lies in the plane, reflected ray lies in the plane formed by, reflected ray lies in the plane formed by incident ray and normal. Reflected ray lies in the plane formed by incident ray and normal. इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बेसिकली ये है, ये तो प्लेन ही है बोर्ड, तो यहाँ दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स सी मैं कितना अच्छी तरह से आपको दिखा पाता हूँ। तो ये मान लीजिए एक सरफेस है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। ऑलराइट, नाउ व्हाट इट सेज इज कि रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरी जो सफ़ेद वाली चौक है
ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये पेन मेरा, आप देख सकते हैं कि इट इज अ नॉर्मल। ऑलराइट, नाउ व्हाट इट सेज इज कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकती। इट मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, इट मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। राइट, जिस प्लेन में ये आपकी नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है। ऑलराइट, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, जैसे कि गेंद के बारे में सोचे तो ऐसे गेंद आई, वो ठिप्पा खा के ऐसे घूमेगी नहीं, वो सीधी जाएगी, अपना प्लेन ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी। जैसे कि बोलते हैं ना स्पिन, गेंद स्पिन नहीं करेगी, यदि ठिप्पा खाई तो सीधी उसी प्लेन में कंटिन्यू करेगी। दिस विल नॉट हैपन, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी इन द सेम प्लेन। दैट इज द फर्स्ट लॉ, दैट reflected ray lies in the plane formed by incident ray and normal. All right, second law पढ़ने से पहले, all right, फर्स्ट लॉ को लिखने का हमारे पास एक अल्टरनेट अप्रोच भी है, which is purely mathematical but very useful in solving problems. Alright, तो ये वाली मैं पहले सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको ये रिजल्ट समझाऊंगा, तो घबराइएगा मत, रिजल्ट लिख लीजिएगा। ओके, कई लोग खुद से आगे पढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे मिस्टर पाटीदार, इनका कमेंट हटा दीजिए। ऑलराइट, इनको पढ़ाना है, ही इज ओपनिंग द चैट विंडो एंड राइटिंग द सेकेंड लॉ। ऑलराइट, वेयर एज आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट ऑन द चैट विंडो। ऑलराइट, पे अटेंशन हियर। तो फर्स्ट लॉ में जो मैंने कहा उसी को लिखने का जे एडवांस के लिए, और अब तो मेंस भी इस लेवल का है कि यू वुड नीड दिस फॉर्मेशन ऑल्सो। सो आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? आई कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। आर कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। यूनिट वेक्टर्स आपको याद होंगे जिनका मैग्नीट्यूड होता है यूनिट मैग्नीट्यूड जिनका होता है दैट इज योर आई कैप। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस, आई कैप, एन कैप, आर कैप। यूनिट वेक्टर along इंसिडेंट रे, यूनिट वेक्टर along रिफ्लेक्टेड रे, यूनिट वेक्टर along नॉर्मल. Now what I am going to explain is this. How the statement I just now gave in English is equivalent to this mathematical expression. Alright, जो हमने यहाँ पे आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया वो कैसे इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है. Alright, तो हमने क्या इंग्लिश में बोला था? हमने ये बोला था एसेंशियली कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे. यही बोला था अपन ने कि रिफ्लेक्टेड रे
lies in the plane formed by incident ray and normal. Reflected ray lies in the plane formed by incident ray and normal. This is what I told you. Now what I am saying is कि these three lie in same plane. ये हमने इंग्लिश में बोला, एसेंशियली यही बोला अपन ने कि ये तीन वेक्टर आई कैप, एन कैप और आर कैप एक ही प्लेन में होंगे, और तो कुछ नहीं बोला अपन ने. मैं ये समझाने जा रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन एसेंशियली इस इंग्लिश का कैसे ट्रांसलेशन है मैथमेटिक्स में, विच इज वेरी इजी. देखिएगा ध्यान से. आई कैप क्रॉस एन कैप, क्या करने को बोल रहे हैं हमको? आई कैप और एन कैप में क्रॉस प्रोडक्ट करने को बोल रहे हैं, राइट. तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए अपन ने ये आई कैप को एक्सटेंड कर लिया, ये अपन ने एन कैप पकड़ लिया. और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे? पहले वेक्टर के अलोंग सीधे हाथ की उंगलियां कर लेते थे, और ये हमें पहले से पता होता था कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करके रिजल्ट आने वाला है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आने वाला है. तो आई क्रॉस एन करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर आई क्रॉस एन, वो कैसे आएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा. आई कैप क्रॉस एन कैप वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. इज दिस ओके? नाउ आई कैप क्रॉस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ये तो हो गया आपका आई क्रॉस एन. अब हमारे से क्या बोल रहे हैं कि जब हम इसको आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो जीरो आना चाहिए, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आर कैप इस खुद इस प्लेन में है. आर कैप यदि खुद उस प्लेन में है, ऑलराइट, आर कैप यदि इसी प्लेन में है, तो ये जो नया वेक्टर बना था ये तो बन गया इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऑलराइट. तो यदि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब आर कैप वुड गो बैक टू द प्लेन ऑफ आई कैप एंड एन कैप. तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो. क्योंकि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो कब होता है जीरो? जब वो परपेंडिकुलर होते हैं, ऑलराइट. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. तो फिर से समझ लीजिएगा, आई क्रॉस एन, ये हो गया मेरा पेन से बना है आई क्रॉस एन. अब मेरा आर वेक्टर यदि प्लेन के अंदर नहीं होता आई और एन के, कुछ ऐसा होता, यदि कुछ ऐसा होता तो क्या डॉट प्रोडक्ट जीरो आता? नहीं. ऐसा होता तो आता नहीं, ऐसा होता तो आता नहीं. कब आएगा? जब ये वापस किस प्लेन में चला जाए? जिसमें आई और एन दोनों लाई करते थे. सो दैट्स इट. फर्स्ट लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म मैंने लिख दिया है. यदि किसी को डाउट हो तो अब आप अपनी चैट विंडो का यूज करेंगे, नहीं तो जिनको डाउट नहीं है वो चैट पे ध्यान ना दे, जो समझ में आया है उसको लिखें. चैट पे बिल्कुल ध्यान ना दे, समझ में आ गया तो उसको लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, जिस भाषा में आप सोचते हैं उसमें लिख लीजिए, भोजपुरी में सोचते हैं भोजपुरी में लिख लीजिए. जो बिहार से मेरे स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, गुजरात से करें तो गुजराती में लिख लीजिए. नोट जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखें. यूज़ योर ओन लैंग्वेज, जिस भी भाषा में आप सोचते हैं. ओके. शशि सिंह जी डाउट पूछिए एक और बार के लिए. यू कैन जस्ट स्क्रॉल बैक and listen me again. Please ask doubt. मैं वेट कर रहा हूं डाउट्स के लिए. कुछ बच्चे इसके अरेंजमेंट को लेके पूछ रहे हैं. ओके, दैट्स अ नाइस थॉट. क्या हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं? यस, आप इसको जितनी तरीके से चाहे रीअरेंज कर सकते हैं. रिजल्ट वुड बी स्टिल सेम. इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी होती है, मैथ्स में पढ़ाई जाएगी, कोप्लेनरिटी की. आपको जितनी तरीके से लिखना है लिख लीजिए. इस क्रॉस प्रोडक्ट को आगे पीछे करना वो भी कर सकते हैं. सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. यूज दैट and find out number of times it is possible. ये भी ट्रू है. इन सब का एक ही अर्थ है. क्या अर्थ है? कि these three vectors will be in a plane. फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का है. कहां फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का? दिस इज अ वेक्टर.
ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा अश्विन अग्रवाल और बार बार एक ही डाउट लिख रहा है। सानिध्य सिंह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा है, उन्होंने बताया 8 तरीकों से लिख सकते हैं। दैट्स गुड मिस्टर सानिध्य सिंह, आई होप वेक्टर्स भी इतना ही अच्छा होगा। Gagandeep, sir, is R vector is along the, if R vector is along the x axis, then R vector is perpendicular to I and N. I don't understand the doubt. जब लाइट मीडियम की बाउंड्री पर टकराएगी तब रिफ्लेक्शन होगा, पर फिजिक्स में बाउंड्री कंडीशन तो नहीं होती। बाउंड्री कंडीशन नहीं होती का इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा इस मीडियम के अंदर कुछ और कुछ और, दो अलग अलग चीज़ें हैं। हवा और पानी की बाउंड्री तो होती है, नहीं होती तो आप पानी से दूर क्यों जाते, राइट? दिस रिलेशन इज ट्रू, देन कैन वी से दैट इफ R and N मस्ट नॉट बी इन सेम प्लेन? If this relation is true, नहीं, because of the relationship we are saying R and N are in same plane. ये पूरा ही उल्टा लिख रहे हैं, R and N are in same plane. Okay, आशीर्वाद नायक का डाउट अच्छा है। Is the direction of n cap taken by you is by convention? Yes, it is by convention. जनरली हम लोग लाइट इधर से आ रही है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को इधर बना लेते हैं। दिस इज अ जनरल कन्वेंशन, ऑलराइट। आप उल्टा भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट आशीर्वाद नायक। आप चाहे तो ऊपर ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए। इट्स गुड आप एटलीस्ट इंटरनेट पे डाउट पूछ रहे हैं, क्लास में तो नहीं पूछते थे आशीर्वाद नायक जी डाउट। आई एम हैप्पी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ आई होप सबको क्लियर होगा, वेक्टर फॉर्म में भी काम आएगा आगे। अभी नहीं दिखा सकता मैं आपको एक सवाल, ऑलराइट। वी वुड नीड लिटिल मोर टू लर्न, कि उसके बाद हम लोग सवाल बना पाएंगे, ओके। तो कोई और डाउट मेरे ख्याल से लग नहीं रहा है, किसी ने पूछा नहीं है, ओके। कुणाल मिश्रा जी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही नहीं पढ़ना है, ऑलराइट। ये इस तरह के जो इरेलेवेंट डाउट लिखे शशांक, इनको प्लीज़ हटा दो, ऑलराइट। जो पढ़ाई के डाउट से वही रखोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, कोई बच्चा आके कभी देखेगा तो उसको सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें से ही रिलेट करेगा, इसलिए प्लीज़ ऐसी चीज़ें हटा दीजिए, ओके। देन हम आगे बढ़ते हैं फिर। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? कॉपी पेन तैयार बिल्कुल, ऑलराइट। चैट से बिल्कुल ध्यान हटा लीजिए। सो हियर वी गो, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल शॉर्ट में बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलराइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या सही तरीका देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो बिल्कुल शॉर्ट में बोल दिया। थोड़ा और एक्सपेंड करके बोलना हो तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल, एंगल फॉर्म्ड बाय reflected ray with normal is same as angle formed by reflected ray with normal is same as angle formed by incident ray with normal। मैं फिर से बोल देता हूं, एंगल फॉर्म्ड बाय reflected ray with normal is same as angle formed by incident ray with normal। ओके, लिख लिया सबने? आई होप सो।
फिर से एक लास्ट टाइम, एंगल फॉर्म बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज सेम एज एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, दैट्स इट। तो दीज आर सिंपल लॉज। जनरली हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है या रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ओवर पावरिंग फिनोमिना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा चित्र बना देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इस तरह से बना देते हैं। किसी को कुछ पूछना है या लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यदि आप मेरे बोले बिना लिखेंगे तो शशांक सर हटा देंगे। नाउ यू कैन आस्क इफ यू वांट टू। वसीम, अंजुम, तस्लीम, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, यू गो बैक एंड लिसन टू द अदर लेक्चर्स ना। सर आर दीज लॉज ऑलवेज वैलिड? दीज आर बेटा एक्सपेरिमेंटल लॉज। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ऑलराइट, और इसलिए हम लोग इन लॉज को एविडेंस बेस्ड या एक्सपेरिमेंट बेस्ड मान लेते हैं। यदि हमें इनके और ज़्यादा फंडामेंटल में जाना हो कि ये लॉ का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आते हैं, ऑलराइट, तो उसके लिए हमें एक्चुअली लाइट क्या है उसकी थ्योरी पे जाना पड़ेगा। फिर वो थ्योरी ढूंढने में ही आप ये मान लीजिए लाइट का फिनोमिना क्या है ये समझने में करीब करीब 300 साल फिजिक्स में लगे हैं। न्यूटन या उसके पहले से लाइट क्या है इस पे कहानी शुरू हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने फाइनल इक्वेशन दी थी, उसके बावजूद भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है कि क्या है। तो वो करीब करीब 1940-1950 में जाके लाइट के बारे में पता पड़ा तो कि वो एक्चुअली क्या है, और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड 2 थ्योरीज हैं जिनसे लॉज डिराइव हो सकते हैं। एक लॉ तो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, उनसे आ सकता है ये, लेकिन वो भी हमारे सिलेबस में पूरी तरह से नहीं है। दूसरा, इन लॉ के लिए जो दूसरा तरीका है वो है क्वांटम मैकेनिक्स से निकालना। वो बहुत ज़्यादा टफ है, वो उसकी मैथ्स ही हमारे समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए हम लोग इनके लॉजिक पे ज़्यादा नहीं जाते। हाँ, ये रफ और फेयर सरफेस क्या दोनों पे वैलिड है? हाँ जी, बिल्कुल वैलिड है। ओके, कुणाल मिश्रा जी, अभी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे इसलिए आंसर नहीं दे पाएंगे। रफ और फ्लैट सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि ये इस समय जैसे कि आप इसको देख रहे हैं बोर्ड को, तो ये बोर्ड अच्छा खासा रफ है, ऑलराइट, ठीक ठाक रफ है, लेकिन फिर भी इससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो आप देख पा रहे हैं इधर ऊपर यहाँ पे लाइट है, ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, उनसे लाइट इस पे गिर रही और वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुँच रही है, इसलिए आप देख पा रहे हैं। हाँ, ये एक अलग कहानी है जिस पे मैं अगली क्लास में बात करूँगा कि इससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें आपको जो मिरर, जो इसके बोर्ड के सामने की चीज़ है वो क्यों नहीं दिख रही है। ये एक बहुत सोचने लायक बात है, इस पे मैं अगली क्लास में बात करूँगा, ऑलराइट। लेकिन सब रफ सरफेसेस से भी रिफ्लेक्शन होता है। इनफैक्ट आप मुझे देख पा रहे हैं, इसमें भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना इन्वॉल्व है, क्योंकि मुझ पे लाइट आके गिरी, वो रिफ्लेक्ट होके इस कैमरे में गई है, इसलिए हम देख पा रहे हैं, ऑलराइट। सो वी डोंट हैव प्रूफ राइट नाउ, बट वी डोंट नीड प्रूफ, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि फिजिकल ऑप्टिक्स जहां पे हम लोग लाइट के नेचर पे बात करते हैं, ऑलराइट। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म वही हमारा सवाल है, लेकिन दिस इज द क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, ऑलराइट। ये मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ। क्या एक्सरसाइज है ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर मैं अगली क्लास में इसके सॉल्यूशन से बात करेंगे, ऑलराइट। सवाल ये है, ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो गलत सलत सॉल्यूशन आप लोग करके दे देंगे, ओके। राज सिंघानिया जी का अलग ही ओपिनियन है कि रफ सरफेस पे तो एंगल सेम नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल होगा तो अलग अलग तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? सारी सरफेस पे सब जगह थोड़ी, हम तो सरफेस की एक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। रफ सरफेस मतलब कुछ ऐसा होगा, राइट। तो यदि रफ सरफेस ऐसी है तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो हमको यहाँ का नॉर्मल देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ का नॉर्मल, सॉरी मैंने नॉर्मल ये, तो यहाँ पे लाइट ऐसे आके गिरी, यहाँ चला गया, यहाँ पे लाइट आके गिरेगी तो यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, ऑलराइट।
तो रफ सरफेस में कोई बड़ा इश्यू नहीं। आप अपने आप से टर्म्स बनाएंगे मोहित कुमार दास और आके मुझसे पूछना चाहेंगे कहीं और से उल जलूल टर्म्स पढ़ के, तो आई नॉट बी एबल टू हेल्प। आप डाउट्स उस पर पूछिए जो मैंने पढ़ाया है, ना कि आपने जो दुनिया भर से कुछ भी इकट्ठा कर लिया है। प्लीज़ फोकस करिए जो हम पढ़ा रहे हैं और उससे डाउट पूछिए। एक बार लेक्चर खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाए, फिर आप दुनिया में कहीं से भी जाके पढ़ के समझिएगा, आई एम गारंटी कि आपको सब सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। लेकिन वो तभी जब आप पूरा का पूरा शुरू से एंड तक सब कुछ मुझसे पढ़ेंगे। उसके बाद आप हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में किसी से भी जाके वाद विवाद कर लीजिएगा, उस चैप्टर पे आपसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। क्या? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करेंगे। क्या गिवन है समझ लीजिएगा। इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर गिवन है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर गिवन है। आपको आर कैप लिखना है इन टर्म्स ऑफ फाइंड आर कैप in terms of I cap and N cap। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जहां से हम लोग जिसका जवाब हम अगली क्लास में देंगे। आज तो नहीं दे रहे इसका जवाब, अगली क्लास में जरूर देंगे। लेकिन क्वेश्चन इज दिस, फाइंड आर कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप। कहने का मतलब आपका सॉल्यूशन ऐसा दिखना चाहिए, आर कैप इज इक्वल टू, इस तरफ क्या होना चाहिए, आई कैप होना चाहिए एंड एन कैप होने चाहिए। उनका कोई फॉर्मुलेशन होना चाहिए जिसको आप इधर सॉल्व करके लाएंगे। ओके, तो सब बच्चे ट्राई करके आएंगे। अगली क्लास में हम लोग इस पे बातचीत करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यदि किसी को क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो चैट में लिख सकता है, बाकी थैंक यू या कुछ भी और लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो कि क्या करके लाना है तो वो आप पूछ लीजिए, आंसर मत लिखिएगा यहाँ पे। ऑलराइट शशांक, इफ एनीबॉडी राइट्स आंसर प्लीज डिलीट द आंसर। ऑलराइट, so it seems nobody has doubt in the question itself. Question is clear. All right, so that was reflection on a plane surface को अब हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, हमने लॉ पढ़ा था, आपको याद होगा मैंने शुरू में एक खाका बनाया था। अपन कैसे पढ़ेंगे, तो खाका में अपन ने जो मैप बनाया था उसमें था कि भाई पहले हम लोग लॉ पढ़ेंगे और फिर उस लॉ के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ के बाद हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे ऑन अ प्लेन सरफेस। सो थोड़ा सा हम लोग प्लेन सरफेस पे अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक प्लेन सरफेस है। जब हम यहां पर प्लेन सरफेस बोल रहे हैं तो लेट मी बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि ये प्लेन क्या इस बोर्ड की तरह दिखने वाला प्लेन है? नहीं, ध्यान से समझिएगा। तो क्या ये फ्रिक्शनलेस स्मूथ है? नहीं, इसका फ्रिक्शन के फिनोमिना से लेना देना नहीं है। तो फिर ये किस तरह का हम कह रहे हैं कि प्लेन सरफेस है? ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन वाली सरफेस है। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, इनफैक्ट जितने भी हम लोग पढ़ेंगे चीजें वो सब जो होंगी वो एसेंशियली ऑलराइट स्पेक्युलर
रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के ही इवेंट्स हम लोग पढ़ रहे होंगे। ऑलराइट, सो व्हाट इज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन? ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है। शशांक मित्तल जी, शुक्ला मैथ्स अकेडमी, यदि हटा सकते हैं तो इनको हटा दीजिए। ओके, ऑलराइट, सो व्हाट इज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, लाइट की जो वेवलेंथ है, ऑलराइट, लाइट की जो वेवलेंथ है, यदि हम विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ करीब करीब, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी होगी तो शायद याद हो, 500 नैनोमीटर, रैंडम सा ले लेते हैं, 400 से 700, तो एक बीच में 500 नैनोमीटर या फिर करीब 0.5 माइक्रोन, माइक्रोन समझते हैं आप, माइक्रोमीटर, ऑलराइट, 500 नैनोमीटर या फिर 0.5 माइक्रोमीटर की लाइट की वेवलेंथ होती है। ऑलराइट, जिस सरफेस पे लाइट जाके स्ट्राइक कर रही है, हम उसको पास से जाके देखेंगे, किसी भी सरफेस को आप पास से जाके देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे गड्ढे दिखाई देंगे ही देंगे। माइक्रोस्कोपिकली कोई भी चीज स्मूथ नहीं होती है, माइक्रोस्कोपिकली सारी चीजें में इसी प्रकार के गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इन गड्ढों का साइज, शेप, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यदि माइक्रोमीटर से छोटे ऑर्डर का हो, माइक्रोमीटर से छोटे ऑर्डर का हो, तो लाइट को ये सरफेस प्लेन लगेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि सरफेस पे जो नॉन यूनिफॉर्मिटीज होंगी, उन नॉन यूनिफॉर्मिटीज का साइज लाइट के वेवलेंथ के से छोटे ऑर्डर का हो, ऑर्डर ही छोटा हो जाए। ऑर्डर समझते हैं, माइक्रोमीटर से छोटे ऑर्डर का यदि इसमें इरेगुलरिटीज होंगी तो फॉर लाइट दिस सरफेस इज गोइंग टू बी अ प्लेन सरफेस। फॉर लाइट this surface would be a plane surface when the order of size of irregularities is of lesser order than the wavelength of the light. मैं फिर से बोल देता हूं, for light ray a surface would be a plane surface. For light ray a surface would be a plane surface if size of irregularities on the surface, if size of irregularities on the surface is lesser than the wavelength of the light. Alright, is lesser, is of a lesser magnitude, not just lesser, sorry, is of lesser magnitude than the wavelength of the light. Alright, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। अच्छा, और इसी फिनोमेना को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ऑलराइट, स्पेक्युलर वर्ड इसी के लिए यूज होता है जब लाइट ऐसी सरफेस से मिले जब उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर छोटा हो, वेवलेंथ से छोटे ऑर्डर की इरेगुलरिटीज हो सरफेस पे। मिस्टर पुल कितना गरिया को जो मैं समझा रहा हूँ वो नहीं लिखना है, इनको बाकी सब चीज़ों की चिंता है, शीट का क्या करना है, इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। ऑलराइट, जब होमवर्क देना होगा मैं दे दूंगा, जो मैंने बताया सबसे पहले वो समझ लीजिए, नहीं तो अगली चीज समझ में नहीं आएगी। डाउट्स है तो आप चैट पे लिख सकते हैं, अभी उसका यूज समझाऊंगा, अभी इससे क्या फर्क पड़ रहा है वो भी समझाऊंगा मैं। डाउट्स हैं तो लिख सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आई बात, या लिख नहीं पाए तो आप पीछे जाके सुन सकते हैं। बात समझ में आ गई कि लाइट के लिए स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है।
राइट। स्पेक्युलर तब होता है जब जिस सरफेस से वो टकरा रही है उसकी इरेगुलरिटीज आर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सर ये क्यों का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, ऑलराइट, मैं क्यों का जवाब नहीं दे पाऊंगा बिकॉज उसके लिए हमें फिजिकल ऑप्टिक्स पे जाना पड़ेगा। हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे, यहाँ पे हमारे पास रीजन नहीं होते, वो फिजिकल ऑप्टिक्स में होता है। मुदित गुप्ता जी आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, सवाल आपका अच्छा हो सकता था पर आपने ध्यान नहीं दिया। मुदित गुप्ता का डाउट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो देयर कैन बी सरफेस विच इज प्लेन फॉर रेड रेज एंड इरेगुलर फॉर वायलेट रेज। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने बोला है द मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं कि भाई आपकी जो वायलेट लाइट है वो 400 नैनोमीटर, ये 700 नैनोमीटर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, या फिर इसको ऐसे लिखे तो ये 0.4 माइक्रोमीटर और ये 0.7 माइक्रोमीटर। तो इससे छोटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला है हमने। छोटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब कि उसको जाना पड़ेगा 10⁻⁻8 मिलीमीटर, मतलब -10⁻⁻8 मीटर तक। ये 0.4 है ना, तो उसको होना पड़ेगा 0.00 या 0.1 माइक्रोमीटर। तो दोनों के लिए छोटा हो जाएगा ना, बिकॉज इट इज द लेसर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। पुष्पेंद्र पवार, व्हाट इज एग्जैक्टली स्पेक्युलर? जब लाइट को सरफेस प्लेन लगे, बिना ज़्यादा दिमाग लेके समझना है तो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट को सरफेस प्लेन लगे। पंकज कुमार जी का डाउट ये जो मैं आगे पढ़ाने वाला था, ऑलराइट। थोड़ा इन्होंने पूछा गलत चीज है बस। तो क्या इस बोर्ड से जो लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रही है वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कर रही है क्या? नहीं, वो कर रही है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये क्या नई बला आ गई, देखते हैं। इनफैक्ट इस दुनिया में हमें जो मैक्सिमम चीजें दिखती है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती हैं, ना कि स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की वजह से। तो व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन? ऑलराइट, जैसे कि ये बोर्ड है, इस पे लाइट आके गिरी, ऑलराइट, यहां पे आके लाइट गिर रही है, उसके रिफ्लेक्शन से आपको ये दिख रहा है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? यहां पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहां पे लाइट आके गिरी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, यहां लाइट आके गिरी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट आके गिरी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऑलराइट। यदि हम कोई एक भी पॉइंट ले लें इसके जस्ट पड़ोस का, तो उसका भी नॉर्मल इधर ही होगा, जस्ट इसके पड़ोस का पॉइंट। अब हम बोर्ड की बात करते। बोर्ड पे मैंने, ये बोर्ड है मेरा, ये दिखने में प्लेन है, इसमें मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट, इतनी सी जगह को मैं मैक्रोस्कोपिक या बड़ा करके देखूं, इसको यदि मैं बड़ा करके देखूं इतनी सी जगह को, तो वो ऐसे दिखेगी। बात समझिएगा मेरी, ऑलराइट। डाउट्स के लिए वेट करिएगा। मैं इस छोटी सी जगह को, कहने का मतलब मैं इस एक पॉइंट को भी पास से जाके देखूंगा तो ऐसा लगेगा लाइट को, जबकि मैं मिरर के किसी एक पॉइंट को पास से जाके देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा। जबकि जो कोई रफ सरफेस है जहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, उसके यदि मैं किसी एक पॉइंट, जैसे शर्ट मैंने जो पहन रखी है, इस शर्ट की यदि मैं एक पॉइंट को पास से जाके देखूंगा तो वो ऐसा दिखेगा। जबकि जो हमारे पास एक मिरर होता है, उसको पास से जाके देखूंगा उसके एक पॉइंट को, तो वो ऐसा दिखेगा। अब क्या होता है ऐसा होने की वजह से? इस पे लाइट रेज आके गिरी, लेट से किसी पॉइंट ए से, इसका नॉर्मल कुछ और है, इसने इधर रिफ्लेक्ट कर दिया। इस पॉइंट का नॉर्मल इधर है, इसने कुछ और रिफ्लेक्ट कर दिया। इसका नॉर्मल कहीं और है, इसने कहीं और रिफ्लेक्ट कर दिया। इसका नॉर्मल कहीं और है, इसने कहीं और रिफ्लेक्ट कर दिया। तो एसेंशियली इस पॉइंट पे जो लाइट आकर गिरी, वो लाइट भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाएगी, और दूर से देखने पर तो ऐसा लगेगा कि ये सारी लाइट रेज इसी पॉइंट से शुरू हो रही है,
इस वजह से आप जब मुझे देख रहे हैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरे पे लाइट आके गिरी, और जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो सब डायरेक्शन में करीब करीब बराबर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, क्योंकि जो लाइट रे यहाँ से जा रही है लौट के, वो करीब करीब ऐसा फील देती है कि यहीं से शुरू हुई है। क्यों देती है ऐसा फील? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो एक पॉइंट ऐसा है, इतना रफ है लाइट के लिए वो पॉइंट कि वो रैंडमली हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, रैंडमली हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एसेंशियली वो ऐसा लगेगा कि यहीं से शुरू हुई है। सो दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन फैक्ट मैक्सिमम थिंग्स दैट यू सी इन योर वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। मैक्सिमम थिंग्स दैट यू आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड आर बिकॉज ऑफ diffused reflection. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब कि लाइट आई और यहां से इतना रैंडमली रिफ्लेक्ट हुई है, ऑलराइट, कि ऐसा लग रहा है कि वो यहीं से शुरू हुई है। तो इसको रेलेवेंट लेकर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप एक एक केस लेके आएंगे, वाटर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैं ये जवाब नहीं दे पाऊंगा। ऑलराइट, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप दुनिया में जिनको भी चीज़ों को देख रहे हैं, ऑलराइट, जिनको भी आप चीज़ों को देख रहे हैं, वो इसी वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ वहीं से लाइट वापस भेज देती है। जैसे कि मतलब ये गई और लाइट जब रिफ्लेक्ट हुई, रैंडमली रिफ्लेक्ट हुई, इस वजह से आपको ऐसा लगता है यहाँ से शुरू हो रही है लाइट। यदि ये मिरर होता तो आपको पीछे से लाइट आती हुई लगती। दुनिया में जनरली जो चीज़ें दिख रही हैं, that is because of diffuse reflection. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? ऑर्डर का मतलब कि 10 गुना छोटा है, 10 गुना बड़ा, दैट इज अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपको पता है ये सरफेस स्पेक्युलर है शुभम गुप्ता जी, हाउ डू यू नो दैट? Example of specular reflection is mirror. All right? Example of specular reflection is mirror. क्यों? क्योंकि वहां पर हर एक पॉइंट का नॉर्मल इज पैरेलल टू दी अदर नॉर्मल, जबकि यहां पे इट इज ऑन दिस बोर्ड हर एक पॉइंट का नॉर्मल इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर नॉर्मल। हम ब्लैक होल नहीं पढ़ा रहे। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि फिजिक्स की शुरुआत ही ब्लैक होल से होती है। दैट इज कोई मतलब नहीं उसका IIT-JEE से। ऑलराइट, मधुमिता मोहंती, गंगा दयाल, ऑलराइट, अपन बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस तो अच्छा कर नहीं पाएंगे और वी वांट टू टॉक अबाउट ब्लैक होल, सो दैट इज नॉट। प्लीज़ ये ब्लैक होल वाले डाउट्स हटा दीजिए। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में क्या नॉर्मल पैरेलल होते हैं? यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन तब होगा जब जो सरफेस है उसके नॉर्मल्स वेल डिफाइंड है लाइट के हिसाब से। स्पेकुलर समझ में नहीं आया? ओके, वैसे तो टाइम हो गया करीब करीब, मैं कोशिश कर लेता हूँ कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मैंने वैसे ज़्यादा समझाया नहीं आज, बट मैं समझा देता हूँ, फिर भी कोशिश कर लेते, नहीं तो अगली क्लास यहीं से शुरू कर लेंगे। देखिए, सारे नॉर्मल चूंकि पैरेलल है तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। अब यदि अपन इन दोनों को बैक ट्रेस करेंगे तो ये एक पॉइंट बी पे मिल रही होंगी। ये एंगल थीटा है तो ये भी प्रूव हो जाएगा ये एंगल थीटा है। अब यदि हम कोई भी लाइट रे ले लें तो सारी की सारी ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ऑलराइट, ये कोई अलग एंगल फाई पे आई, लेकिन ये भी इसी फाई पे चली गई। तो सारी लाइट्स ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी इस पे गिरने के बाद कि सामने देखने वाले को क्या लगेगा कि वो कहाँ से शुरू हुई है? बी से शुरू हुई है। ये चीज़ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ा रहे होंगे। अगली क्लास विल बी स्टार्टिंग विद
specular reflection, and we'll try to review diffuse reflection as well, but I've given you some idea कि लाइट को यदि सरफेस प्लेन लगे तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और लाइट को यदि सरफेस रफ लगे तो दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. बाकी मैं अगली क्लास में आई विल कंटिन्यू विद स्पेकुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. आप घबराइए मत, अभी मैंने ख़त्म नहीं किया, बट चूंकि समय पूरा हो गया तो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. प्लीज़ डू नॉट वरी, मैंने एक काम दिया है बस, अभी तो वो करिएगा, फिर अगली क्लास से हम लोग शीट वगैरह से होमवर्क भी देने लग जाएंगे. थैंक यू, बाय बाय.